नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सीजन में ठंड का वैसे तो अपना मजा है, लेकिन जब ये ठंड अपनी पर उतर जाए तो फिर ये मजा सजा बन जाती है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत, यहां तक कि पंजाब हरियाणा में सर्जिकल स्ट्राइक, जी हां, मैंने जो लफ्ज यूज किया उसका नाम है सर्जिकल स्ट्राइक, ये देखने को मिल रही है और ये स्ट्राइक लोगों पर भारी पड़ रही है। देश में पारा कई जगहों पर तो माइनस में चला गया है। ये वो इलाके हैं जो पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी इलाके हैं। रेगिस्तान बन गया है बर्फिस्तान, तो चूरू में इस समय तापमान माइनस में जा चुका है। शीतलहर एक तरफ हड्डी जमाने पर आमादा है, तो वहीं कोहरे की मार से हवाई उड़ानों और ट्रेन की रफ्तार पर भी एक तरह से ब्रेक लग रहा है। 300 से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस वक्त देरी से चल रही हैं। 260 से ज्यादा ट्रेनों को तो कैंसिल करना पड़ा। आखिर क्यों मैदानी इलाकों में पड़ रही है पहाड़ों जैसी सर्दी? दिल्ली में आखिर शिमला से ज्यादा ठंड क्यों पड़ रही है? यूपी के शहर आखिर क्यों सर्द हो रहे हैं? यही नहीं, स्मोक और फॉग का ये जो कॉकटेल है जिसे स्मॉग कहते हैं, उससे सेहत को कितना नुकसान है? मौसम का ये बिगड़ा मूड पर्यावरण के लिए क्या संकेत दे रहा है? इन सभी पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा, मगर पहले देख लेते हैं हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले भावना और अभिषेक आपको बता रहे हैं ताजा सूरत हाल जो उन्होंने आज दिन भर में जायजा लिया। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज जिस तरह से घना कोहरा पूरे शहर में छाया रहा, उसके बाद ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं, कुछ ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और दिल्ली से हवाई उड़ान भरने वाली कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही हैं, डिलेड हैं। कुछ फ्लाइट्स जो है उसको जयपुर भी डाइवर्ट कर दिया गया है, बहुत ज्यादा डेंस फॉग होने की वजह से। आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें कि आप देख सकते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है और इस पूरे स्क्रीन पे आप देखिए जो रेड देरी से डिलेड वाली फ्लाइट्स भी आपको नजर आ रही होगी। करीब 15 फ्लाइट्स की जानकारी मिली है जिसमें वो फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, अपने समय से देरी से चल रही हैं। सर क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम हर्ष शर्मा है। कहाँ से आते हैं आप? मैं हिमाचल से आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं केरल जा रहे हैं। अच्छा, केरल जा रहे हैं। टूर्नामेंट है फेंसिंग का। अच्छा, तो क्या फ्लाइट्स बहुत लेट चल रही है क्या? एक्चुअली यहाँ पे ना ऐसी न्यूज आ रही है कि मतलब फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। हाँ। बट हम ये होप करते हैं कि जो हमारा जो फ्लाइट है वो लेट ना हो, वो ऑन टाइम रहे। अच्छा, आप हिमाचल से आ रहे हैं, दिल्ली में आज बहुत सर्द है और इतनी तो आज शिमला में भी तापमान नहीं। एग्जैक्टली शिमला में भी इतनी ठंड नहीं थी जितनी ठंड हम यहाँ फील कर रहे हैं। कहाँ से आई है, क्या नाम है आपका? विशाखा जोशी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल में कहाँ से आ रही है? डिस्ट्रिक्ट उन्ना। अच्छा, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, यहाँ तो बहुत हाँ, जैसे यहाँ फॉगी है, मतलब वहाँ पर धूप निकलती है। अच्छा, हाँ जी। अभी फ्लाइट का इंतजार क्या लग रहा है? लेट हो रही कि जल्दी, कैसा? हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते टाइमली हो जाए हमारा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, ना डिले हो हमारी फ्लाइट। हम दुबई जा रहे हैं। हमारा नाम लुथनी यादव है। अच्छा। हम बिहार से है, मधुबनी जिला से। दुबई जा रहे हैं? हाँ जी, क्या देख रहे हैं? फ्लाइट तो डिलेड है। फ्लाइट तो अभी हमारे शाम को 7:25 में है। इसके बाद देखते हैं अब लेट होता है क्या होता है। फिलहाल लेट नहीं है। क्या उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा अभी भी फॉग है? देखिए हो जाएगा, समय सही रहेगा तो जाएगा, नहीं समय रहेगा तो आगे पीछे होगा ही। ठीक है। और क्या तो कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, जिनकी फ्लाइट डिलेड है, कल से वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। लिहाजा ऐसे एयरपोर्ट पे तमाम यात्री आपको नजर आ जाएंगे जो अपने अपनी यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ की फ्लाइट डिलेड है, कुछ की ऑन टाइम नहीं है, कुछ की कैंसिल भी होने की उम्मीद है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा इस वक्त डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा है, जिसकी वजह से फ्लाइट जो है उड़ान नहीं भर पा रही है। जनवरी के महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। आज सोमवार है और इसके साथ साथ ठंड और कोहरे ने भी कोहराम मचा के रखा है। जरा तस्वीरों के जरिए समझिए कितनी ज्यादा कोहरा जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, इतना ज्यादा कोहरा है और लोग जो है गाड़ियां काफी धीरे धीरे चला रहे हैं। देखिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, वो काफी धीरे धीरे करके गाड़ियों को चला रहे हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और इस विजिबिलिटी कम होने के कारण, कोहरा ज्यादा होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है। हम बात भी करेंगे। मैम कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
देखिए, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, कोहरा बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये नोएडा दिल्ली का बॉर्डर है और ये नोएडा से आने वाली गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो अपने हेडलाइट्स को जला के आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहां ये गाड़ियां जा रही हैं, दिल्ली की तरफ जा रही हैं, लेकिन विजिबिलिटी देखिए 20 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज सोमवार का दिन है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन जिस तरीके की विजिबिलिटी है, जो माहौल है, उसमें लोग खासा परेशान हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो बेहद कम स्पीड में चल रही हैं। और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं भावना के पास, जो बता रही है कि लो विजिबिलिटी ने कितना मुश्किल पैदा कर दी है। दिल्ली वालों की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली के विजय चौक पर मौजूद हैं और आप देखिए कि इस विजय चौक से जहां इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ नजर आता था, आज आपको 10 मीटर दूरी के आगे भी कुछ नजर नहीं आएगा। इस कदर घना कोहरा छाया हुआ है कि दिल्ली के सफदरजंग में भी विजिबिलिटी आज बहुत कम दर्ज की गई है। कल जिस तरह से बहुत ज्यादा तापमान हम देख रहे थे कि घट गया था, 1.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, आज तापमान में बढ़ोतरी हुई है, 7 डिग्री तापमान पहुंचा हुआ है, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है घने कोहरे की वजह से। दिल्ली के अगर सफदरजंग की बात करें तो मात्र 25 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है, वहीं पालम में 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। इस वक्त अब आपको थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा कोहरा है, घना कोहरा जिसे हम कह सकते हैं, गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं। अब आप तस्वीरों में देखिए कि आज दिल्ली के सड़कों पर लोग हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली के अगर अलावा आसपास की जगहों की बात करें तो यूपी के कुछ जगहों पर जैसे लखनऊ, आगरा, वहां जीरो विजिबिलिटी है। पंजाब के भटिंडा, अमृतसर में भी विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। आप ये देखिए, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते तब आपको गाड़ियां जो है वो नजर आएंगी। विजिबिलिटी काफी कम है इस वक्त विजय चौक पर। आप देखिए, इंडिया गेट तो बिल्कुल आज नजर नहीं आ रहा है, वहीं राष्ट्रपति भवन भी बिल्कुल साफ नहीं। जो आसपास लोग गुजर रहे हैं, हम काफी आगे जा रहे हैं तब लोगों को देख पा रहे हैं, करीब 10 मीटर की भी विजिबिलिटी यहां पर नहीं है। फॉग इतना ज्यादा है, वहीं घने कोहरे, इसी तरह की तस्वीरें जो है आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में नजर आने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन घना कोहरा राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि हमारे जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी चेक किया, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा। खुद हिमाचल से आने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शिमला में जितनी ठंड नहीं पड़ रही है उससे ज्यादा तो वो दिल्ली और एनसीआर में इस तरह की ठंड महसूस कर रहे हैं। और इसकी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं आर.के. जेनामनी साहब, जो कि वैज्ञानिक हैं IMD से। इसके साथ ही हमारे साथ है पंकज कुमार, जाने माने पर्यावरणविद, और डॉक्टर सार्थक रस्तोगी साहब हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, SL रहेजा हॉस्पिटल मुंबई से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आर.के. सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम लोगों को भी सुन रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो ये कह रही है कि जिस तरह की ठंड मैदानी इलाकों में इस बार पड़ी है वो अप्रत्याशित है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? और इस तरह की जब ठंड पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपका आकलन अब तक क्या कह रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहा है? नहीं, देखिए, ये जो सिचुएशन है, हमारा जो पहाड़ी इलाका है, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल या जो जम्मू कटरा, ये जो लोअर हिमालय का जो तापमान बताया, उसका जो तापमान मिनिमम हो या मैक्सिमम हो वो डेफिनेटली हायर है, 5-7 डिग्री हाई है अगर कंपेयर करें दिल्ली में या बाकी जो हमारा तराई इलाका से। ये मेन कारण है कि फॉग का जो कवर रहता है, ये जो प्लेन इलाका है, इसी में जो फॉग कवर रहता है लंबा दिन जो है कवर करके रहता है, उसके वजह से एब्सेंस ऑफ द सनलाइट इज द रीजन एक्चुअली। तो जब सनलाइट नहीं आता है सरफेस में तो डेफिनेटली तापमान जो है लो रहता है। सो दैट इज द मेजर रीजन। ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब से ये लार्ज स्केल डेंस फॉग कवर रहता है लंबा पीरियड के लिए तब होता है। जैसे पुराना टाइम में 2019 दिसंबर 16 ऑनवर्ड हुआ था,
और 19 एंड में 25 एक्समस के आसपास भी ऐसा हुआ था। तो ये तो मेनली फॉग कवर और लो क्लाउड का इम्पैक्ट है और होता रहता है, लेकिन इसके जो कारण मेन है यही है कि ये जो इलाका है इंडो गंगेटिक प्लेन्स, इसमें 1990 ऑनवर्ड जो है डेंस फॉग, वेरी डेंस फॉग बन रहा है कभी कभी। तो इसकी बहुत सारा कारण रहता है, जैसे पॉल्यूशन है और यहाँ इरिगेशन भी ज्यादा है, नदियां ज्यादा है, तो पहाड़ों में तो वो है नहीं ना, तो बहुत सारा कंडीशन जो है यहाँ फेवरेबल होता है, जिसके वजह से डेंस टू वेरी डेंस फॉग बनता है और लॉन्ग टाइम परसिस्ट करता है, विजिबिलिटी 0 रहता है। जैसे कल दिल्ली एयरपोर्ट में रात का 1 AM से आज 11 AM ऑलमोस्ट 10 आवर्स था, जो 50 मीटर इवन मेन सिटी में बहुत भयंकर डेंस फॉग था, जिसकी वजह से काफी जनजीवन प्रभावित हुआ है। और आज का तापमान भी 17 आया है। सबसे कम तापमान आज पूर्व उत्तर प्रदेश में हुआ है, लखनऊ में 11 डिग्री, और जबकि आज देहरादून में 23 डिग्री हुआ है, यानी 10 डिग्री ज्यादा है उत्तराखंड, हिमाचल, लोअर जो हिमालय का, बिकॉज क्लियर सनलाइट है, दिन में गर्म होता है उधर। यही है। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ें, जो कारण समझा रहे हैं सर, उसको समझने की तो आवश्यकता है, लेकिन पंकज जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपका आकलन क्या कहता है? क्या जब आमतौर पर हिमाचल से आया व्यक्ति ये कह रहा है कि दिल्ली में हिमाचल से ज़्यादा सर्दी है, तो ये पहली दृष्टि में अप्रत्याशित लगता है। इसे क्या सामान्य माना जाए कि ठीक है ऐसा होता है कुछ सालों में, या इसमें गहरे संकेत छिपे हुए हैं? संकेत तो बहुत गहरे छिपे हुए हैं, मगर जहां तक सवाल उठता है ठंड का, तो मैदानी इलाकों में उत्तराखंड से लेकर बिहार, बंगाल और तमाम जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं ना, इन पे ठंड पहले भी ज्यादा पड़ती थी, कोहरा ज्यादा भी होता था ना, जिसकी वजह नदियां और साथ साथ उनके वहां होने वाली जो फसलें हैं, जैसे गन्ना और धान और गेहूं की जो फसलें जहां ज्यादा उगाई जाती हैं, वहां पे फॉग आपको हमेशा डेंस मिलेगा और इन इलाकों में ठंड हमेशा पड़ती थी। मगर जो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं ना, या जिसका आप संकेत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर वर्ल्ड लेवल पे काफी चिंताएं जताई जा रही हैं। हालांकि कोई बहुत ज्यादा काम तो कुछ नहीं हो रहा है। जो नयापन है वो इसमें ये है कि आप देखेंगे कि जिस वक्त में ठंड पड़नी चाहिए उस समय में ठंड ना पड़े, और जिस समय में ठंड कम होनी चाहिए उस समय में वो ठंड ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ ठंड का ड्यूरेशन या गर्मी का ड्यूरेशन बढ़ जाए, या वैसे मौसम में बारिश आजकल होने लगी है जिस मौसम में बारिश की उम्मीद नहीं की जाती है। तो चिंता का विषय ये है, और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो ये दिख रहा है ना, कि जो ठंड सामान्य पड़ रही थी अब वो ज्यादा बढ़ गई है ना, उसका लेंथ बढ़ गया है ना, और साथ ही साथ उन इलाकों में जिन इलाकों में ठंड कम पड़ती थी या नहीं पड़ती थी वहां भी पड़ने लगी, और जिन इलाकों में ठंड पड़ती थी वहां पे कम पड़ने लगी। तो ये जो आप जो बड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादा, शिमला में कम ना, उसका लेंथ बड़ा होना ना, या फॉग का लंबे समय तक रुके रहना ना, ये तमाम जो है ये सब कुछ संकेत वो हैं जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बता रहे हैं। हम लोग पिछले 10 वर्षों से या यूं कह लें कि करीबन 15 वर्षों से सरकार को और समाज को ये बात बताने की कोशिश करते रहे हैं कि हम लोग किसी बड़े ही खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारा देश भी और पूरा वर्ल्ड इस बात पे चिंतित जरूर हो रहा है, मगर अगर आप कहें कि क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं, या वो सब कदम ले लिए जा रहे हैं जो लेने चाहिए, तो कदम भी अपर्याप्त है, और जो लेने चाहिए अभी उसमें से बहुत सारी चीजों की शुरुआत नहीं हुई है। तो चिंता का विषय ये है कि जिस पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले साल आप इस पर ज्यादा गंभीर प्रोग्राम करेंगे अगर हम लोग कोई उचित कदम सरकार और समाज मिलकर नहीं उठा रही होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कदम होने क्या चाहिए इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। किस तरह के, मेरा मानना है कि रेकमेंडेशन
पेशेंस बहुत सारी जा रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बड़े बड़े मंच पर हो रही हैं, लेकिन आपने जो बात बोली कि इस पर बहुत जो एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन में एक्शन कितना है ये नज़र नहीं आता। डॉक्टर सार्थक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम क्लाइमेट चेंज और बाकी चीज़ों की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस सर्दी में सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की अप्रत्याशित सर्दी पड़ती है तब उसका जो मनुष्य की सेहत है उस पर सीधा असर पड़ता है, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों में और बच्चों में, या जिस तरह की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। फिर भी आप क्या कहेंगे, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा? और इस सर्दी में खासतौर पे उत्तर भारत में या दिल्ली में, एनसीआर में, जहां हम देखते हैं कि इस ठंड के साथ, इस कोहरे के साथ छुपा हुआ खतरा एक जो है स्मोक का भी है, जिसको स्मॉग भी हम इस कॉकटेल को जब हम देखते हैं तो कहते हैं, तो कितना इसको खतरे के तौर पर देखते हैं? क्या चीज़ें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा आपने बताया, ठंड के साथ साथ हम लोगों को पोल्यूशन या प्रदूषण का भी ध्यान फर्क पड़ता है सेहत के ऊपर। तो हम लोगों को इस चीज का बात ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो जो जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो बॉडी की इम्यूनिटी, जो प्रतिकार शक्ति होती है बॉडी की, वो भी कम हो जाती है, एंड ठंड के इफेक्ट्स भी डायरेक्टली बॉडी पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आने के रिस्क रहते हैं। स्पेशली सर्दियों के दिन में जब अर्ली मॉर्निंग से जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है तब रिस्क रहता है हार्ट अटैक ज्यादा आने का। बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से लंग्स के इन्फेक्शन, निमोनिया, अस्थमा के अटैक आने का रिस्क ज्यादा रहता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ जो पार्टिकुलेट मैटर रहता है, जो पोल्यूशन का, प्रदूषण के जो ये निचले स्तर पे आ जाते हैं, वो भारी हवा भारी होने की वजह से वो नीचे ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और उसकी वजह से लंग्स की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, हार्ट की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें से हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस, लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहना, सीओपीडी यानी कि जो स्मोक रिलेटेड लंग प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड साथ साथ लंग कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जॉइंट प्रॉब्लम्स होना एंड ज्यादा ठंड रहने की वजह से डिप्रेशन की ये रिस्क भी बढ़ना का रहता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और ज्यादा करके जैसे आपने भी बोला कि ये प्रॉब्लम्स छोटे उम्र के बच्चे या बुजुर्गों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस जिनको ऑलरेडी लंग्स की, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के लिए ठंड प्लस जो पोल्यूशन का जो डेडली कॉकटेल मिक्सचर होता है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। ठंड के टाइम पे हम लोग को और एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं हमारा दिमाग सिर्फ एम्बियंट एयर पोल्यूशन की तरफ जाता है। एम्बियंट मतलब जो बाहर का वायु प्रदूषण है उसकी तरफ जाता है। बट ठंड के टाइम पे सब लोग खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को जलाते हैं या हीटर्स यूज करते हैं। उसकी वजह से जो एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन का भी रिस्क बढ़ जाता है और इम्पैक्ट उसका हेल्थ पे भी काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आपने एक बड़ी अहम बात की कि सर्दी में डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, और इस पे भी हम आपसे बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। आरके सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आम व्यक्ति जब इस तरह की सर्दी पड़ती है और इस तरह की शीतलहर होती है तो बड़ा आम सा सवाल होता है कि साहब धूप कब खिलेगी? तो ज़रा एक प्रोजेक्शन क्या कहता है, कब तक ये शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, और कितना, क्या अनुमान आप लोग का कहता है? देखिए, जो हम लोग तो पीक विंटर में है, नॉर्मली जो एक्समास के बाद अप टू 26 जनवरी जो है सनलाइट का जो चांस है, बिकॉज एक तो जो हमारा उत्तर भारत है वहाँ जो सिस्टम आते हैं कैस्पियन सी फार फ्रॉम द अटलांटिक, तो वो ठंड और क्लाउड भी लेके आता है, और इसीलिए जो सनलाइट कभी कभी सीजन में होता है, लाइक लास्ट 21 और 22 जनवरी, बट फिर भी जनवरी 26 के आसपास का मतलब लास्ट ईयर भी कम तापमान था और क्लाउड 3-4 दिन रहा। तो एक तो फॉग में सफरिंग है, बिकॉज अगर विंड नहीं है तो इतना मतलब मॉइस्चर अवेलेबल है, लो टेम्परेचर है, टोपोग्राफी लो है, सारे नदियां इसी में ही है, तो मॉइस्चर तो है ही है, उसके साथ पॉल्यूशन मिलके ना, तो फॉग का जो लंबा टाइम रखता है। और जैसे ही अगर कोई सिस्टम लाता है कुछ रेन और बारिश, फिर क्लाउड रहता है। तो अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि आज से या कल से रिडक्शन सिग्निफिकेंटली होगा मतलब सनलाइट थोड़ा मिलेगा, ये नहीं कि तापमान एकदम 25 या 27 चला जाएगा, वो तो रूल्ड आउट है, बस सम इम्प्रूवमेंट, जैसे 12-13 या आज 11 डिग्री हुआ लखनऊ में,
तो इट विल इम्प्रूव टू 18 डिग्री बाय 12th ऑफ द जनवरी। बट जैसे सभी को मालूम है, जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हीट होगा 11th को और चला जाएगा 13th को, फिर कोल्ड और फिर डिटेंस पर हो सकता है। तो ये तो फिर मतलब यही है, फैक्ट तो यही है कि आपको ज्यादा सनलाइट या तापमान 23 या 25 डिग्री के लिए टाइम लगेगा। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन संकेतों की हम बात कर रहे हैं, वो संकेत इतने तेज़ी से गहरे होते जा रहे हैं कि इस पर उस तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या जाहिर सी बात है कि आप सभी और आप जैसे तमाम पर्यावरणविद वक्त वक्त पर रिकमेंडेशन या इसकी गंभीरता को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, किस तरह के रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं? और जिस बात का मैंने जिक्र किया कि क्या वजह है कि जो एक्शन की बात बार बार की जा रही है, बड़े बड़े मंचों से की जा रही है, उस एक्शन में कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो नजर नहीं आ रहा, उसमें उसका जो एक वेटेज होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। देखिए, ये जो सवाल है अपने आप में गंभीर तो जरूर है, मगर इसका हल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और समाज को जिस तरीके से प्रेरित करने की जरूरत है ना, क्योंकि सरकारों को लगता है कि वो कानून बनाकर या डंडा चलाकर पर्यावरण को भी और समाज को भी कंट्रोल कर लेंगे, जबकि पर्यावरण जो है वो साझा होता है ना, वो समाज का भी होता है। तो समाज को बिना उत्तरदायित्व बनाए हुए और सरकार अपने फर्जों को पूरी तरह से अदा किए बगैर ये काम संभव नहीं है। इसमें इसीलिए मैंने कहा कि इसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखती है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि ये जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है और उसके बाद उसकी चर्चा खत्म हो जाती है। हम लोग पिछले काफी लंबे वर्षों से सरकार को इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़ों के माध्यम से भी, और सरकार के पास में भी आंकड़े हैं जिसमें कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से सरकार की, भारत की जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा इस पे हेल्थ पे खर्च होता है। अब हम लोग दोबारा से ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से खुद कह रहे हैं कि वो इस बात के आंकड़े इकट्ठे करें कि इस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से और हेल्थ पे जो खर्च हो रहा है या एग्रीकल्चर का जो नुकसान हो रहा है उसको इकोनॉमी में कन्वर्ट करके देखें, और इस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हेल्थ पे जो खर्च हो रहा है सरकार का और समाज का, उसको जरा इकोनॉमी में कन्वर्ट करके देखें कि हमारे जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा इस थोड़े समय में ही बर्बाद हो जाता है या खर्च हो जाता है। आपके छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारी बातें बताना बहुत मुश्किल है, मगर इतना जरूर कहूंगा कि बहुत ही चिंता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये चिंता हम लोगों की गहराते जा रही है, क्योंकि उस पर उठाए जाने वाले कदम इतने अपर्याप्त हैं जिसका कि हद हिसाब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई जो है ये चिंता हर गुजरते समय के साथ बढ़ती जा रही है, जिस पर बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन क्या एक बड़े एक्शन प्लान की आवश्यकता है? वो एक्शन प्लान बड़े बड़े मंचों से दिख तो रहा है, लेकिन क्यों ये प्रैक्टिकली इस तरह से उसका कुछ असर नज़र नहीं आ रहा, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर सार्थक, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जिस बात का आपने जिक्र भी किया कि सर्दी की वजह से डिप्रेशन, ये कनेक्शन ज़रा समझना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये कहा जा रहा है कि आपने कहा कि सर्दियों में डिप्रेशन का भी खतरा बढ़ता है? जब स्पेशली जब कोहरा ज्यादा रहता है, सनलाइट नहीं आती है काफी दिनों तक, हमारा जो बॉडी का जो एक रिदम रहता है वो सब सनलाइट के रिलेशन में रहता है। जब लॉन्ग एक्सटेंडेड पीरियड्स तक हम लोग को सनियर डेज नहीं मिल रहे हैं, फॉगी डेज का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे बॉडी में कुछ केमिकल्स की चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन का असर दिख सकता है। इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। एंड जिन लोगों को इसका रिस्क रहता है उन लोगों को हर साल विंटर्स में डिप्रेशन के एपिसोड्स आ सकते हैं, जो जैसे जैसे सीजन बढ़ता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। दूसरा एक रीजन रहता है कि आप सर्दी की वजह से आप आना जाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद
कर देते हैं, आपकी सोशल लाइफ थोड़े कुछ लेवल तक डिस्टर्ब हो जाती है, एंड बाकी बीमारियों की वजह से भी ब्रेन के ऊपर असर पड़ सकता है, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। तो ऐसे में करें क्या? मतलब सवाल यही है कि किस तरह के एहतियात बरतें अगर या किस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं शुरुआती तौर पे? देखिए, अगर सिम्टम्स तो जैसे डिप्रेशन, हर टाइप का डिप्रेशन ऑलमोस्ट इनिशियली स्टेज में थोड़ा सा रिस्क समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आपकी एनर्जी लेवल्स लो चल रहे हैं या आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, होपलेस फीलिंग्स आ रही हैं, पूरे दिन में एनर्जी नहीं रहती है, आप सैड रहते हैं, तो दीज आर द सिम्टम्स की आपको रियलाइज करना चाहिए या आपके फैमिली मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। बट इन जनरल अगर आप हमको विंटर्स के रिलेशन में देखना है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली यंग बच्चों को एंड वयस्क लोगों को, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके वैक्सीनेशंस अपडेट रहें, क्योंकि विंटर सीजन में सबसे ज्यादा रिस्क होता है फ्लू का और निमोनिया स्प्रेड होने का। न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है और फ्लू वैक्सीन होती है, वो टाइम टू टाइम अपडेटेड रखें अपना, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने। अगर घर में किसी प्रकार का हीटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें से स्मोक निकलता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घर का एयर सर्कुलेशन बराबर रहे। सब खिड़की दरवाजे बंद रख के आप कोई ऐसा हीटिंग सिस्टम नहीं यूज कर सकते जिसमें से गैसेस रिलीज हों और हमको हेल्थ पे उसका असर पड़ सके। सबसे कॉमन इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि जो घर के अंदर हम लोग कुछ जलाते हैं, कोयला वगैरह रखते हैं, सिगड़ी रखते हैं जला के, एंड सब कमरा वगैरह बंद रखते हैं, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का ये बिल्डअप होता है एंड उससे डेथ भी हो सकती है पॉइजनिंग से। और जिन लोगों का अपने रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं, प्लीज अपने मेडिसिन अप टू डेट रखिए, रेगुलर रखिए ऐसे दिनों पे, क्योंकि ये टाइम पे हेल्थ का रिस्क ज्यादा रहता है। इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। अपने तीनों खास मेहमानों का यही हम शुक्रिया करेंगे, बहुत ही अच्छा विश्लेषण रहा। इस एक शो में हमने अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो अप्रत्याशित सर्दी है उसके मायने क्या है, पर्यावरण के अगर गहरे संकेत समझने की कोशिश करें तो उस लिहाज से क्या मायने, और सेहत पर इसका किस तरह का इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट पड़ता है, इन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।